सभी को नमस्कार। दोस्तों, अब प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आज हम बात करेंगे 100 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। लगभग 100 दिन हमारे पास है, मान के चलते हैं। ठीक है। और इसमें एक एक पॉइंट पे बात करेंगे क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और साथ में लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास 100 डेज है ना, अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी करते हैं, बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट तो पहले ही तैयारी कर चुके हैं। लेकिन मान लो आप अभी तैयारी शुरू करते हो, क्या आपका प्री अभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैं अपनी तैयारी का अनुभव बताऊं, 5 प्री निकाले हैं। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी होती थी कि 90 डेज या 100 डेज की एक प्लानिंग करते थे और उसके हिसाब से आगे बढ़ते थे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जो कोर सब्जेक्ट है ना, कोर सब्जेक्ट में लगभग आप देखना 80% क्वेश्चन यूपीएससी यहीं से पूछेगा आपको। यानी जो स्टैटिक पार्ट है उसको आपको फोकस करना है। एक तो इस पे फोकस करना है कि कोर जो सब्जेक्ट है अपना, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये ऐसे सब्जेक्ट है, स्टैटिक वाले सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन आपके जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज होते हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, हिस्ट्री का एनसीईआरटी या पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, यहाँ से आप लगभग 50% अपना जो क्वेश्चन है, सिलेबस है, वो पूरा कर सकते हो। और इनमें से लगभग आपके 20 30 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे। मान लो 50 में से 30 क्वेश्चन आप यहाँ कर लेते हो, तो आपके प्री निकलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने को कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे इकोनॉमी इजी होता है, इकोनॉमी कोर सब्जेक्ट में आता है, वो भी इजी होता है, उतना टफ नहीं होता। यदि हिस्ट्री और इकोनॉमी की तुलना करें तो इकोनॉमी के क्वेश्चन इजी होंगे, क्योंकि वो थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, थोड़े से क्रिटिकल एनालिसिस वाले होते हैं। रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हिस्ट्री का थोड़ा वाइड सिलेबस है, थोड़ा रट्टा मारने की उसमें ज़्यादा समस्या रहती है, तो ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, वो थोड़े करंट के ऊपर बेस होते हैं, उनका पता नहीं चलता। वहां से थोड़ा सा ये होता है कि ट्रिक की क्वेश्चन आते हैं और वो हमें कई बार थोड़े परेशान करते हैं। तो उसका भी हम देखेंगे क्या प्लानिंग हो सकती है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सी सेट का पेपर। एक डेटा कहता है कि जहां पे 2011 में जब पहली बार सी सेट आया था, उससे पहले हिंदी मीडियम के विद्यार्थी 40 से 45% बच्चे मेंस लिख रहे थे, उनको दिक्कत नहीं थी। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से ये सी सेट आया, आज 2026 की हम बात कर रहे हैं, ये रेशियो घट के अब हो गया 2 से 5%। बहुत कम हो गया। इसका सबसे बड़ा फैक्टर किसने निभाया यहाँ पे? सी सेट ने। मैं अपनी भी तैयारी की बात करूं, जैसे मैंने 5 प्री पास किया, सी सेट आराम से निकाला है। लेकिन जब मैंने तैयारी शुरू की थी और आज जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट 2024 में था, इंटर तक पहुंचा मैं, वहां तक जाते जाते सी सेट इतना टफ हो गया था। दो बड़े रीजन है। एक तो बच्चे इसको लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि 27 क्वेश्चन ही तो करने हैं, लेकिन वो 27 क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। दूसरा, हमारे एफर्ट कम हो गए। पहले क्या होता था, कट ऑफ पे जुड़ता था तो एफर्ट लगाते थे हम 2014 तक, बाद में धीरे धीरे एफर्ट कम होने लग गए। तो दो बड़े फैक्टर है, एक तो ध्यान नहीं देते हैं, और मोस्ट ऑफ आपने एक 2 3 सालों के डेटा देखा होगा, सी सेट ही जीएस की कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। सी सेट डिसाइडिंग फैक्टर हो गया इसे। कि जैसे आपने देखा होगा कट ऑफ आजकल है ना 80 90 80 90 के आसपास गई है, पहले कट ऑफ ज्यादा जा रही थी। तो ये इसको डिसाइड कर रहा है। यदि ये पेपर टफ आया तो जीएस की कट ऑफ कम रहने वाली है। इसका मतलब आप पूरा प्रयास किस पे लगाते हो? जीएस पे लगाते हो। कट ऑफ डिसाइड कौन कर रहा है? सी सेट डिसाइड कर रहा है। इसको आप बहुत ही लाइटली लेते हो, ऐसा मत करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, सी सेट बहुत लोगों का समय खराब करता है। जैसे 1 2 नंबर से सी सेट रुक गया तो पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है आपका। तो इसमें क्या रणनीति हो सकती है? इसमें सबसे बेस्ट रणनीति है कि यूपीएससी के पीवाईक्यू देखो। आप 11 से लेकर 25 तक के पीवाईक्यू देखो। एक तो अभी से देखना शुरू कर दो। और एक और काम करना है। आपको लगता है कि सी सेट में केवल पैसेज से निकलेगा, पैसेज से नहीं निकलेगा। जैसे मेरा मेथड था, पैसेज मेरा मजबूत एरिया था, तो उस पर मैंने काफी अपना वर्क कर लिया था। और पैसेज पे क्या होता है, पैसेज में बहुत सारा लॉजिकल और एलिमिनेशन अभी भी काम करता है। यदि आप पैसेज को थोड़ा सा सीरियसली देख लो तो आपका काम बन जाएगा। इसके लिए मैंने आपकी हेल्प की है। कहाँ पे? यूट्यूब पे मैंने पैसेज के अच्छे खासे वीडियो बनाए। अभी 2025 का भी मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा। उससे पहले 24 23 22 के आप वीडियो देखोगे पैसेज के, आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। आपके पैसेज के पहले 10 12 क्वेश्चन सही हो रहे थे, अब क्वेश्चन आपके 20 22 25 तक जाएंगे। एक काम कर लेना, साथ में मैथ और रीजनिंग भी कर लेना। जिनका मैथ और रीजनिंग वीक है, उनको लगता है कि पैसेज से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसमें एक ही स्ट्रेटेजी रखना, मिक्स अप्रोच। यानी जो इजी क्वेश्चन मैथ के आते हैं 5 7 वो सोल्व कर लिए, रीजनिंग के 5 7 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, और पैसेज के कर लिए। और जिनका मैथ रीजनिंग मजबूत है वो पैसेज भी करना है। केवल मैथ रीडिंग से भी सी सेट कई बार धोखा दे जाता है, इसके लिए करना। अच्छा, एक लोग हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि सी सेट का बैच 2 लाइव आज से अपने ऐप पे आ जाएगा, और उसमें पैसेज लाइव मैं पढ़ाऊंगा और मैथ रीडिंग पढ़ाएंगे आईआईटीएन श्रवण जी। श्रवण जी का अनुभव अच्छा खासा है यूपीसी को लेकर, 7 यूपीसी के इंटरव्यू दिए। फॉरेस्ट के एग्जाम में फाइनल सिलेक्टेड है वो, मतलब आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट जो सर्विस है उसमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप जानते हो सीएससी की कट ऑफ से ज़्यादा जाती है फॉरेस्ट की, तो उनकी अप्रोच बहुत तगड़ी रहती है। उन्होंने जैसे पहला सी सेट का बच्चों को पढ़ाया तो बच्चे इतने ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि सर हिंदी माध्यम कोई ऐसा करता भी नहीं है। तो हम इसको देखते हुए
बैच 2 लाइव आज से अपने ऐप पे स्टार्ट हो जाएगा। छोटे से उसकी फीस रखी है, जहाँ मार्केट में 15-20 हज़ार रुपये लोग सीसेट को लूटते हैं, हम लोगों ने मात्र 3,000 रुपये। उसके अंदर भी सराउंड सर क्या करवाएंगे, डेली लाइव प्रैक्टिस होगी, आपको होमवर्क डीपीपी मिलेगी, उसके अंदर टेस्ट होंगे और बेसिक से एडवांस हम सीसेट कराने वाले हैं। तो आपको लगता है कि सीसेट आपका रुक सकता है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल यहाँ आइए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी आपको लगता नहीं मेरी तैयारी मैं अपने से कर सकता हूँ तो पीवाईक्यू कीजिए, और यूट्यूब पे हम पढ़ाते रहते हैं, उसको कर सकते हैं। तो सीसेट का तो आपको ध्यान रखना है। मैं इसको पहली प्राथमिकता क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने भी भुगता है, मैंने भी जाना है इस चीज़ को कि सी सेट ही हिंदी माध्यम के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज जैसे हिंदी मीडियम 300 बच्चे प्री पास कर पाते हैं मुश्किल से, 300-400 रेशियो ये रहता है। यदि आप सी सेट को ढंग से क्वालिफाई कर जाओ तो यही बच्चे 1000-1500 बच्चे मेंस लिखेंगे, तो अपने आप रिजल्ट सुधर जाएगा। जब 300-400 बच्चों से 50 फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, जब 1500 बच्चे मेंस लिखेंगे तो कम से कम 400-500 लोगों का या एटलीस्ट 100 लोगों का तो फाइनल सिलेक्शन होगा ना। तो इस बात को गौर करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अब आते हैं कोर सब्जेक्ट पर कि आपको जीएस वाले को कैसे देखना है कोर सब्जेक्ट में। अब आप डिसाइड कर लो कि आपके पास 100 डेज है, तो किन चीज़ों को हमें ज़्यादा टाइम देना है। याद रखना, हमें जहाँ से 20% क्वेश्चन आते हैं उसमें 80% टाइम नहीं देना है, ये एक रेशियो होना चाहिए। 80% टाइम आपको उनको देना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार हम खोते रहते हैं कि सर आर्ट एंड कल्चर के ये क्वेश्चन आते हैं उसमें टाइम खराब करते हो, या कई बार इन्वायरमेंट की स्पीसीज के ये क्वेश्चन आते हैं उसके पीछे भागते रहते हो। यानी जो 20% क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 80% टाइम मत दो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपको 80% अपना टाइम देना है किसको, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपका कोर एरिया उसको आपको देना है। जैसे आपका 80% क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और थोड़ा सा करंट अफेयर, इनको जोड़ लें, इनमें ज़्यादा टाइम आएगा। अच्छा एक चीज़ है, ज्योग्राफी बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें दो चीज़ों को आपको फैक्ट रखना है। ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी किताबों से पूछा जा रहा है। आप 2024-25 का क्वेश्चन देखोगे, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी या 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, मोस्ट ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं। जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 8-10 क्वेश्चन आपको डिट्टो उस एनसीईआरटी से मिलेंगे। 2024 में जब मैं खुद प्री दे रहा था, ज्योग्राफी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ऑप्शनल ज्योग्राफी भी रह चुका है पहले, तो लगभग 16-17-18 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए थे, वो डिट्टो मेरे सही थे। क्यों सही थे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे वो, विशेषकर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी से उन्होंने ज्यादा पूछा। इसमें साथ में ऐड कर लेना है मैपिंग। मैपिंग में दो मैपिंग करनी है, एक तो एनसीईआरटी के अंदर जितने भी मैप दिए गए हैं उनको देख लेना, प्लस क्या करोगे, जो करंट मैपिंग है, अभी मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ करंट मैपिंग, और स्टैटिक मैपिंग भी मैंने यूट्यूब पर 20 वीडियो बना चुका हूँ, जितने भी महाद्वीप, महासागर, ये सब है ना, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, इनका बना चुका हूँ। और करंट वाला जैसे ग्रीनलैंड का भी अपलोड कर दिया, अभी मैं वेनिजुला वाला 1-2 दिन में कवर करूंगा। तो ये आपके रेंज में रहेगा, मतलब 10-12 क्वेश्चन सही कर लोगे, 15-16 आते हैं, 10-12 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लोगे। अपने को सही कितने करने, 50 क्वेश्चन तो सही करने हैं, 45-50 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आगे। अब पॉलिटी, पॉलिटी आपके लिए एक सेफ एरिया है, जहाँ से लक्ष्मीकांत से लगभग क्वेश्चन आपके कवर होते हैं। मान के चलते 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें भी आप 10-12 क्वेश्चन कर लो, तो 10-12 क्वेश्चन की रेंज यहाँ पे होगी आपकी। मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ कि पूरे पूरे सही हो जाएंगे, कुछ गलत होते हैं, कई बार सिली मिस्टेक से गलत होते हैं। एक और एरिया आपका हिस्ट्री वाला एरिया, जिसमें दो चीजें ज्यादा आ रही है, एक प्राचीन भारत और एक आधुनिक भारत। यदि इनको कवर करते हो तो 10-12 क्वेश्चन आपकी रेंज में आएंगे, ठीक है। और इन दोनों के रिसोर्सेज, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर जो यूपीसी का ट्रेंड बता रहा है, एनसीईआरटी किताबें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कई बार मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हो, स्पेक्ट्रम ये सब, आर्ट एंड कल्चर के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो, उनकी नीड नहीं है। मैंने इनको रिसोर्सेज को कई वीडियो बना दिया, और अभी चूंकि जैसे हमारा प्री वाला मेंटरशिप चल रहा है तो उसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। यदि आपको नीड है एक मेंटर की, तो प्री जो मेंटरशिप है उसमें हमने क्या रखा है, लगभग 40 से 50 तो सेक्शन वाइज मिनी टेस्ट होंगे, लाइव होंगे मिनी टेस्ट। बच्चे लाइव अभ्यास करते हैं ना, तो पता चलता है उनको कि हम जो पढ़ के आए हैं, जो टारगेट मिला उनको, उनसे फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ में उसमें फुल टेस्ट भी है और मेंटरशिप भी है। फ्री करंट अफेयर 15 मंथ्स का हमने फ्री करंट अफेयर भी उसके अंदर उस कोर्स में रखा है। जो लाइव प्री मेंटरशिप आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, हालांकि उसको स्टार्ट हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन सारे रिकॉर्डेड वीडियो, सारी पीडीएफ फाइल, करंट अफेयर सारे उसमें सुरक्षित है। आप आज भी ज्वाइन करते हो तो जल्दी से बैकलॉग जो आपका है वो कवर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। अपना ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू होते हैं। अब आता है इकोनॉमी। मुझे ऐसा लगता है इन सब में से सबसे अच्छा पार्ट इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि इकोनॉमी को एक बार समझ लिया ना, जैसे उसमें भी एक फिक्स एरिया है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग जो सिस्टम है अपना, आरबी, रेपो रेट, ये सब है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा भुगतान संतुलन वाला टॉपिक है आपका, और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन ये सब चल रहा है, या जो रुपए की गिरावट वाले कई मामले रहते हैं, बेसिक इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये ईजी होते हैं। ये 10 से 12, जैसे मेरी तैयारी में ये रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन मैं यहाँ से आराम से कर लेता था, और इसका वन स्टॉप सोल्यूशन, कई बार आप मुंडाल सर की वीडियो देखते हो, मतलब वन स्टॉप है, बार बार नहीं। अच्छा एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट बोलूंगा, एक सब्जेक्ट एक रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं, एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना चाहिए, उससे क्वेश्चन आए या नहीं आए।
कई बार क्या होता है, जब आप पढ़ते हो ना तो आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होता है, आपकी एक समझ डेवलप होती है, बहुत सारे क्वेश्चन तो उस समझ से हो जाते हैं, तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो अपन इन चारों सब्जेक्ट से अपन 10-12 कर रहे हैं, तो सही क्वेश्चन कितने हो जाएंगे इन चारों से? मैं 10-10 ही लेता हूँ चलो, तो 40 क्वेश्चन आपने यहाँ सही कर लिए। 40 क्वेश्चन, जो कि मेरे मेरे साथ भी ये होता था कि आराम से मैं क्वालिफाई करता था प्री, है ना। और जीएस में कभी मेरा कम स्कोर नहीं है, कभी हर अटेम्प्ट में मेरा जीएस का अच्छा स्कोर रहा है, क्योंकि रणनीति ये रही है, मैंने फोकस इस पे किया है। मैंने फोकस इस पे नहीं किया कि इन्वायरमेंट में, स्पीसीज वाले में घुस जाऊँ, आर्ट एंड कल्चर में घुस जाऊँ, जहाँ से अपवाद है वहाँ क्यों जाएंगे अपन, ठीक है। तो इकोनॉमी का ये आ गया आपका। अब आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट थोड़ा ट्रिकी है, इन्वायरमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते हो, आपकी इन्वायरमेंट में स्टैटिक पार्ट है, ये कर लें वो कर लें, कोई भरोसा नहीं है। नए जैसे लास्ट ईयर ये हुआ था, लास्ट ईयर अजीब से क्वेश्चन आ गए इन्वायरमेंट के, उसमें से 2-4 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो रहे थे। तो इन्वायरमेंट के लिए आप ये कर सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टैटिक भी पूछ लेता है। जो सामान्य सामान्य नाइट्रोजन चक्कर, कार्बन चक्कर, ये वाले इसके अलावा जो बेसिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी वो कवर करना जरूरी है। यदि आप बेसिक इन्वायरमेंट इकोलॉजी कवर कर लेते हो तो 2-4-5 क्वेश्चन वहां से फंसेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग से आप करंट वालों को भी हैंडल कर पाओगे। लेकिन इन्वायरमेंट में क्वेश्चन नए कैसे आएंगे, जैसे अभी ये कोप सम्मेलन वगैरह ये चलते रहते हैं, आईपीसीसी के सम्मेलन चलते रहते हैं, उनसे क्या आउटकम निकल के आए उनको ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो 5-7 क्वेश्चन, मैं नहीं कहूँगा 10-12 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन आपकी रेंज में यहाँ से आ सकते हैं। 4-5 मान लो, 4-5 क्वेश्चन मान के चलो, पूरा क्यों मान के चलें, ठीक है। तो ऐसे करके 5 क्वेश्चन और जुड़ गए सही होने वाले। इसके अलावा आपका हो गया साइंस और टेक। साइंस और टेक भी थोड़ा सा करंट अफेयर पर बेस करता है। अब साइंस और टेक के लिए ऐसा नहीं होगा कोई स्टैटिक हमारे पास कोई सिंगल रिसोर्सेज है उसको कर लें और नंबर बन जाए, ऐसा मुश्किल होगा आपके लिए ना। तो साइंस और टेक हम रिलाई करेंगे करंट अफेयर पे, ठीक है। ज़्यादा से इन दो सब्जेक्ट में, इन्वायरमेंट और साइंस टेक में, जो 15 मंथ्स का आपका करंट अफेयर है वो कर लेना। हम लोगों ने भी अपने ऐप पर 15 मंथ्स का एक करंट अफेयर का छोटा सा कोर्स 1000 रुपये के आसपास उसने लॉन्च किया है। आपको नीड हो देख लो। बहुत ही धुरंधर जो मेंटर है विकास यादव, जिन्होंने 2 इंटरव्यू दिए, उन्होंने करंट अफेयर 15 महीने का यहाँ पे करवाया साइंस और टेक का, और अभी और अपडेट करवा देंगे। सॉरी, करंट अफेयर का सारा करंट अफेयर उन्होंने करवाया, जितना भी करंट अफेयर होता है वो करवाया, प्री ओरिएंटेड करवाया, वो डिटो मतलब टू दी पॉइंट नोट्स के माध्यम से, एंडेड नोट्स के माध्यम से करवाया है। इसके अलावा एक और चीज़ आती है करंट, जो कि सबके साथ जुड़ी रहती है। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के करंट आ सकते हैं, पॉलिटी के अंदर करंट में जो होगा वो आएगा, ज्योग्राफी में करंट का आएगा, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट करंट का। तो करंट के भी 5-7 क्वेश्चन आपकी रेंज में रहते हैं। ऐसे करके कितना रहता है, ऐसे करके लगभग है ना 50 से 60 क्वेश्चन की हम रणनीति बना रहे हैं। हम तो 100 क्वेश्चन कर ही रहे हैं, 100 के 100 तो करने नहीं है प्री पास करने के लिए, आपको तो इतना करना है। और कट ऑफ 45 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन आपके सही होते हैं इजीली काट पीट के, तो आप आराम से प्री क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन हम जनरल के हिसाब से सोचते हैं तो 50 क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो 50 से 60 क्वेश्चन जो सही हो सकते हैं उसकी रणनीति आपकी हो सकती है। और 100 डेज काफ़ी होते हैं। कितनी बार मैंने प्री निकाला है, 90 दिन के आसपास तैयारी करके निकाला है। इस समय एक चीज़ और रहती है कि आप लोगों का आंसर राइटिंग चल रही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो उस बारे में कि ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं प्री हो जाए तो। या जो मैच्योर बच्चे जिनको टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई इशू नहीं है, वो अपना आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखें। उनको लगता है कि नहीं, मेरा प्री का जो पार्ट है, मेरा सीसेट भी कंप्लीट है, मेरा जीएस भी ठीक ठाक है, तो मुझे अपना मार्क्स तक अभी आंसर राइटिंग करनी है या ऑप्शनल पढ़ना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपकी रणनीति का हिस्सा है, वैसा कर सकते हो। इसके अलावा जैसे ये कुल मिला के अपन कितना कर सकते हैं, इतना काम कुल मिला के हमने ये 80 डेज में कर लिया काम। 100 डेज की स्टडी है ना, तो 80 डेज में हमने कर लिया। मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। 15 दिन में हम पॉलिटी पढ़ेंगे, 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और 15 दिन में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, ठीक है। इनको जो स्टैटिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनको 15-15 डेज दे दो आप। जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे स्टैटिक पार्ट है तो उनको 15-15 दिन दे दिए, तो ये हो गए टोटल 45 दिन। तो 45 दिन में आप क्या कर लोगे, लगभग आपका 50% जो सिलेबस है वो कवर कर चुके होंगे। उसके बाद में जैसे इकोनॉमिक्स को भी 15 दिन दे सकते हो, इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है जिसको 15 दिन दिया जा सकता है, तो ये लगभग हो गया आपके 60 दिन हो गए। अब 20 दिन आप किसको दोगे, 10 दिन से डिवाइड कर लो, इन्वायरमेंट में और इकोनॉमी में, तो आपके ये हो गए 20 दिन, टोटल मिला के 80 डेज हो गए ना। 80 डेज में आप जीएस का अपना सिलेबस कवर कर सकते हो पूरा, यदि अच्छी मेहनत करो, दिन रात अच्छी मेहनत करो। और जैसे हमारे वाले जो मेंटरशिप में क्या चलता है, मैं उनको टारगेट देता हूँ कि चलो अगले दिन 2 दिन ये पढ़ के आना है। उनको रिसोर्सेज बताया जाता है कि ये एनसीईआरटी पढ़नी है, ये किताब पढ़नी है, 2 दिन पढ़ के आओ, इतने चैप्टर, आके लाइव क्लास में मिनी टेस्ट लगाओ। लाइव क्लास में मिनी टेस्ट लगेंगे वो, तो क्या होगा, जैसे बच्चे पढ़ के आए उनके ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर रहता है, मेंटर का प्रेशर रहता है, एक इन्वायरमेंट का प्रेशर रहता है कि नहीं यार इतने टारगेट फॉलो करने हैं। और जो बच्चों की दिल की बात आ रही है ना, बच्चे बोले सर आजकल घर वाले बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो गया, मतलब सारे दिन किताबें लिए पढ़ते हो, क्योंकि उनको टारगेट ऐसे दिए गए हैं कि 10-12 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। 10-12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि हार्ड टारगेट है, हार्ड टारगेट मेंटर के द्वारा दिए गए हैं। वही जैसे इसको मैं कर रहा था तो मेरे लिए ईजी होता, क्योंकि कितने सालों से एग्जाम दे रहा था, तो इससे ये फर्क पड़ता है। लास्ट फिर क्या होगा, लास्ट जो आपके 20 डेज बचेंगे उसमें आप क्या करोगे, उसमें रिवीजन करना, जो भी सब्जेक्ट आपके जितने पढ़े उन सबको रिवीजन करना, प्लस क्या करोगे, फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, 10 फुल मॉक टेस्ट लगा दो।
लास्ट में फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, रिवीजन प्लस फुल मॉक टेस्ट। तो ऐसे करके अपनी 80 डेज की होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या रखना है, जीएस के अलावा डेली आपको 2 घंटा टाइम टेबल ऐसे आपसे बना लो कि जैसे आप डेली 10 आवर पढ़ रहे हो, मान लो 10-12 घंटे इसमें पढ़ना भी चाहिए प्री निकालने के लिए। तो उसमें ये कर सकते हो, जैसे 8 घंटे आप जीएस को दो और 2 घंटे आप दे सकते हो सीसेट को दे सकते हो, 2 या 3 घंटे। जिनका सीसेट वीक है तो वो 2 से 3 घंटे भी जा सकता है, 3 घंटे भी दे सकता है। इधर जीएस वाला थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम बढ़ा लो, 12 घंटे कर लो। और क्या कर रहे हो इस समय, मान लो जो जॉब में है, उनकी तो मजबूरी होती है कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आप तो आराम से कर सकते हो। क्योंकि सीसेट को मैंने क्या बोला था, सीसेट ही मुश्किल करता है, इसको मुश्किल कर देगा इधर वाले को, जीएस वाले को सीसेट नुकसान कर देगा। तो सीसेट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि मेरा कई बार देखा है मैंने, मेरा सीसेट में स्कोर बाल बाल बचाऊं मैं सीसेट में, और उस समय इंटर तक जाता हूँ। कितने टॉपर देखे होंगे जिनका सीसेट का स्कोर वही जितना चाहिए, 66, 67, 68 आया है, और वो रैंक टॉप 10 में लेके गए हैं। तो सीसेट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब मान लो सपोज करो वो टॉपर है, उनका सीसेट 1 नंबर से फेल हो जाता, क्या वो उस साल टॉपर बन पाते, अगले साल पता नहीं क्या सिचुएशन होती। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है, ठीक है। एक चीज अब इसमें कुछ मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जोड़ता हूँ, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बातें हैं ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें किन की जो देखना है, एक तो ना पीवाईक्यू को बेस बनाओ। याद रखना, आप ऐसा कर सकते हो 95 से लेकर 1995 से लेकर 2026 तक पीवाईक्यू कर सकते हो। इतना नहीं कर पाओ तो एट लिस्ट ना पिछले 13 वर्ष के 13 ईयर पीवाईक्यू को क्या करोगे, ढंग से करना है। 13 ईयर पीवाईक्यू, अपना पीवाईक्यू कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में कोई मुकाबला है ही नहीं, आसपास ही नहीं है। एक बार मार्केट में जाके देख लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस बोल रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ रहा है कि बच्चों ने ये कहा कि सर कोई मुकाबला नहीं है। और आपको सबको पता है, कमेंट करके बताना अपना पीवाईक्यू कैसा है, ठीक है। एक तो पीवाईक्यू देखना है। अब पीवाईक्यू भी, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए देखने का, पीवाईक्यू देखने का भी एक तरीका होना चाहिए आपका, कैसे देखें पीवाईक्यू, किस तरीके से करें। जैसे पीवाईक्यू फर्स्ट जो तरीका होना चाहिए आपका, एप्टीट्यूड डेवलप करने वाला होना चाहिए कि यूपीसी कैसे क्वेश्चन सेट करता है, यूपीसी कैसे पीवाईक्यू सेट करता है। आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट लो, आप बहुत सारी गलतियां करोगे, गलतियां करो, लेकिन ऑप्शन सेट देखो कि यूपीसी कैसे करता है, कैसे आपको फंसाता है। आप बहुत सारा यहाँ से ट्रिक्स और नॉलेज गेन करोगे कि यूपीसी क्या करता है, कुछ ना कुछ तार्किक चीजें उसमें डालता है। और आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो अभी श्रवण सर, अपने जो श्रवण सर सीसेट पढ़ा रहे हैं, इनका तगड़ा अनुभव है, क्योंकि इनका फॉरेस्ट एग्जाम के लिए प्री पास करते तो स्कोर 110-15 उनको लाना पड़ता था। तो उनके पास वो फार्मूले हैं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर सर फ्री श्री चला रहे हैं, 3 वीडियो आ चुके हैं तिकड़म के नाम से है वो। और वो उनका तगड़ा फार्मूला है, क्योंकि फॉरेस्ट वाले सभी जब जानते हो इतनी कट ऑफ फाइट करनी पड़ेगी तो उनको कुछ ना कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, वही तिकड़म सरवण सर अपने यूट्यूब पे कवर करा रहे हैं। तो ये एक तरीका ये देख लेना। दूसरा पीवाईक्यू का तरीका है नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज गेन कैसे करोगे, जो उनका एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। 2025 पीवाईक्यू में 2025 में हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आए थे। 2025 में हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इन 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन डिट्टो हमारा जो पीवाईक्यू है उसके एक्सप्लेनेशन से आया है। ज्योग्राफी में भी ये हाल है, यानी पीवाईक्यू से 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप वहां से निकाल सकते हो। विश्वास नहीं हो तो पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन करके देखो एक बार। और इतने टफ टफ क्वेश्चन है, जैसे महेंद्र वर्मन वाला है, महेंद्र वर्मन हमारे पीवाईक्यू के 2020 वाले पीवाईक्यू में था, फाइयान वाला पीवाईक्यू में था। ऐसे कितने क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पहले ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन में करवा दिया था। वही हाल ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी में वही मैपिंग है, दोबारा रिपीट होकर आ रही है। तो वो ऐसा कर सकते हो। तो पीवाईक्यू एक तो एप्टीट्यूड तरीके से करना है, और एक चीज और करना है, पीवाईक्यू को 5 बार रिविजन कर लेना। और जितने भी सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उनको 5 से 7 रिवाइज कर लेना। एक एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि सिंगल रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम रिवीजन, यही छुपी है आपकी प्री की सफलता। याद रखना, एक रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक पकड़ लो कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे हम हमारी मेंटरशिप में ये करवाते हैं, केवल एक रिसोर्सेज पकड़वाते हैं। जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री में केवल एनसीईआरटी पकड़वाई है उनको, प्लस एक आर्य पब्लिकेशन की बुक आती है जो जिसमें फैक्ट है, तो हिस्ट्री का पूरा उनका हो गया। इसी प्रकार जैसे इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर पकड़ना है, साइंस टेक में करंट अफेयर पकड़ना है, ऐसे करके एक रिसोर्सेज पकड़ना है। और सेम स्ट्रेटेजी आपकी सीसेट में भी होनी चाहिए। सीसेट के पीवाईक्यू भी रिपीट हो जाते हैं 95 से, आप देखोगे बहुत सारे सीसेट के पीवाईक्यू या थीम उनकी रिपीट होती है, तो उनको देखना है। और इसके साथ में एक करंट अफेयर है, करंट अफेयर कई बार ज़्यादा आ सकता है, हालांकि 15-20 क्वेश्चन का रेशियो रहता है, लेकिन आ सकता है। तो उसके लिए आपने मंथली नहीं पढ़ी तो इस समय पीटी 365 मार्केट में आ गई, वो देख लो एक रिसोर्सेज, या तो पीटी 365 देख लो, या हमारे बच्चों के लिए तो हमने करंट अफेयर करवाया अपने ऐप के ऊपर, अलग से भी उसको लॉन्च कर दिया। मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए तो फ्री में है वो करंट अफेयर 15 महीनों का, आपको देखना तो अलग से भी हमने 15 मंथ्स का 1000 रुपये के आसपास कर दिया है, ठीक है।
तो हम भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यूट्यूब पे मैं मैपिंग सीरीज ला रहा हूँ कंटिन्यूसली, उसको करूँगा अभी। और सरवण सर भी आपको पीवाई क्यू एनालिसिस यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो उनको देख सकते हो। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इनमें एक काम कर लेना, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी के मार्केट में उठाओ सेक्शन टेस्ट, फिर हिस्ट्री हो गया मार्केट से उठाओ सेक्शन टेस्ट। ऐसी रणनीति भी करो, पीवाईक्यू प्लस सेक्शन टेस्ट, ऐसा कर सकते हैं। और प्राथमिकता किसको देनी है? पीवाईक्यू को। टेस्ट बाद में, कई बच्चे कहते हैं सर कितने टेस्ट लगाएं, क्या करें? तो मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपने यूपीसी के पीवाईक्यू देख लिया? सर नहीं देखे। तो पहली प्राथमिकता पीवाईक्यू। यूपीसी वाले देख लो तो फिर चले जाओ एनडीए सीडीएस में चलाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लेटेस्ट मुझे अनुभव मिला है कि जैसे हम लोग मेंटरशिप में जो क्वेश्चन लेके आते हैं, ज़्यादातर मैं एनडीए सीडीएस सीपीएफ उनके क्वेश्चन लेके आता हूँ। सेम तरीका है यूपीसी सीएससी के क्वेश्चनों का तरीका है। तो हम बहुत सारा एप्टीट्यूड भी उसमें लगाते हैं कि देखो यूपीसी की ये फ्रेमिंग है और यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो तरीका है। तो आप यूपीसी के अदर एग्जाम के एनडीए सीडीएस उनके पीवाईक्यू लगा सकते हैं। उसके बाद में टेस्टों में जाना, ठीक है, टेस्ट कर लेना, ये कर लेना। और 95 से आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो 3 सब्जेक्ट काफ़ी है 95 वाले में। एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट काम के नहीं है उसमें, साइंस टेक करंट अफेयर वो बदल गया है। तो 95 से यदि कर रहे हो तो उसमें प्राथमिकता देना किसको? अच्छा, उसे एक सी सेट को प्राथमिकता देना। 95 में भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यदि 95 से आप कोई बुक कर रहे हो तो उसमें मैथ रीजनिंग कर लेना, हिस्ट्री कर लेना, पॉलिटी कर लेना, ज्योग्राफी कर लेना। बाकी जैसे इकोनॉमी, साइंस टेक, करंट अफेयर ये तो बदल जाएगा, ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन 13 से लेकर 25 तक अभी कर रहे हो ना, तो इसमें सारा सब्जेक्ट देख लेना, ऐसा कर लेना। अभी समझ में आ गया सारा? समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद था। ऐसी सीरीज में अब लगातार करता रहूंगा। और साथ में हमारा ऐप विजिट करना, ऐप पर आपको अपने काम की चीज़ें बहुत सारी मिलेगी। ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे। एक बार ऐप के रिव्यू भी जाके देखना, बच्चे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। और हम ये इनिशिएटिव इसलिए ला रहे हैं कि छोटे छोटे हमारे कदम आगे जाके बड़े प्रयास बने और बड़ी सफलताओं की ओर जाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट करना, लाइक करना, बहुत बहुत धन्यवाद।